हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बेसिकली आज के हमारी क्लास में हम जो हमारा यूपी का पेपर स्पेशल है, पेपर 5 और पेपर 6, उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे सिलेबस के लिए, हमारे मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और हमारे जितने भी हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे या जितने आपको नोट्स चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं, उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको प्रॉपर डाटा मिलेगा, आपको प्रॉपर इलिस्ट्रेशन मिलेगी, एग्जांपल्स मिलेंगे, कंक्लूजन मिलेंगे, इंट्रोडक्शन मिलेगी और आपके पास अच्छे पॉइंटर्स मिलेंगे, जैसे आप उसको सेम याद करके आप अपने आंसर शीट में लिख के आ सकते हो। ऑलराइट, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जो हमारे मेंस पेपर का स्पेशल टॉपिक है, वो है इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश। कि उत्तर प्रदेश में इरिगेशन की क्या सिचुएशन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। गिवन द कंडीशन वर्ल्ड लेवल पे और हमारे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे काफी चीजें चल रही हैं इरिगेशन को लेके, वाटर टेबल को लेके और क्लाइमेट चेंज को लेके, ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। तो इरिगेशन उत्तर प्रदेश, अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसको कैसे स्टार्ट करना है। उत्तर प्रदेश with over 75% net sown area irrigated stands as India's irrigation backbone, powered by canals, tube-wells and innovative micro irrigation initiative। मतलब कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इसमें 75% से ज्यादा जो एरिया है, जो नेट सोन एरिया है, वो इरिगेटेड है, कि वहां पे इरिगेशन प्रोवाइड करी जा रही है। और ये इंडिया का अगर हम इरिगेशन की बैकबोन बोले तो कौन है वो? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को इंडिया की इरिगेशन की बैकबोन माना जाता है, जिसमें हमारे कैनाल, नाले, ट्यूबवेल और जो हमारी छोटी छोटी इनोवेटिव, जो हम माइक्रो लेवल पे इरिगेशन इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे चीजें देखने को मिलती है। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर हम इस पूरे इसकी इरिगेशन के ओवरव्यू की बात करें, उत्तर प्रदेश का जो एरिया है उसमें 75% उसका जो एरिया इरिगेटेड एरिया है। इंडिया में ऑलमोस्ट इसका जो 52% इसका इरिगेशन ये हमारा उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद अगर हम इसके टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें, अगर इसका हम प्रॉपर एग्जैक्ट डाटा देखें, तो जो बेसिकली ये कितना है, 24.09 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 24.09 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये आपको याद करना है कि ऑलमोस्ट इतना टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इरिगेशन में आता है। ठीक है, अगर हम नेट ग्रोन एरिया की बात करें, नेट सोन ग्रोन एरिया की बात करें, तो वो ऑलमोस्ट 17 से 18 करोड़ के आसपास है। देखो, ये ना कुछ फिगर्स हैं, कुछ डाटा है, आपको अपने आंसर की स्टार्टिंग के लिए, ओवरव्यू के लिए आपके पास कुछ परसेंटेज, कुछ स्टैट्स होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ग्रोस इरिगेटेड एरिया की बात करें, तो जो 17 से 18 करोड़ में से अगर हम उसका जो बाकी का हिस्सा काट दें, तो हमारे पास कितना बचता है? 14 से 14.5 करोड़ हेक्टेयर बचता है। ठीक है, कितना? 14 टू 14.5 करोड़ हेक्टेयर। उसके बाद अगर हम बात करें कि हाईएस्ट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की, सबसे ज्यादा पानी की सिंचाई कहाँ से निकाला जाता है, तो ये 28 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन देखी जा रही है। इसका यहाँ पे नुकसान भी होएगा, वो हम अभी थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, बट आपके पास ये चीज पता होनी चाहिए कि ऑलमोस्ट जो 28 जिले हैं, यहाँ पे हाईएस्ट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन देखने को मिल रही है, जो कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चल रही है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, गाजियाबाद में 800 से जो 700 मिलीमीटर की डिप्लीशन है, वो 25 साल में हो चुकी है। मतलब जो ग्राउंड टेबल पहले 100 उस पे मिलता था, अब वो 800 के नीचे चला गया है, कि पानी जो इतना ऊपर था वो इतना नीचे आ गया है। ठीक है, तो ये पूरा आपको पता होना चाहिए कि ग्राउंड वाटर सेक्शन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चल रहा है। ये साथ में ना कुछ यहाँ पे आपको फिगर प्रोवाइड करी है। आपका ये पाई चार्ट क्या बोलता है? इरिगेशन सोर्सेज इन उत्तर प्रदेश, कि उत्तर प्रदेश में इरिगेशन के कौन से सोर्स है। सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? जो हमारा 71.4% के आसपास आता है, ये हमारा ट्यूबवेल का एरिया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा कैनाल का एरिया है वो 23% है। उसके बाद जो पौंड, टैंक, छोटे छोटे जो नदियां नाले हैं, वो 4.8% के आसपास आते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 71.4% के आसपास जो मेजोरिटी एरिया है वो ट्यूबवेल का एरिया है। ठीक है, उसके बाद दूसरी डायग्राम में क्या बताया आपको? इरिगेटेड एरिया कंपैरिजन। अगर हम इंडिया का ओवरऑल इरिगेटेड एरिया और उत्तर प्रदेश का ओवरऑल इरिगेटेड एरिया कंपेयर करें, तो वो क्या है? इंडिया की एवरेज ऑलमोस्ट 52% इरिगेट एरिया के आसपास आती है। मतलब अगर हमारे पास ओवरऑल इंडिया में 100 हेक्टेयर लैंड है, तो उसमें से जो 52 हेक्टेयर लैंड है, उसमें इरिगेशन फैसिलिटी देखने को मिलती है। बट अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो 100 हेक्टेयर की लैंड है, उसमें से जो 75 हेक्टेयर वो इरिगेटेड है। तो जो उत्तर प्रदेश की एवरेज है, वो इंडिया की ओवरऑल एवरेज से बहुत ज्यादा हाई है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, की इरिगेशन के सोर्सेज मैंने आपको बताया, ट्यूबवेल मेजोरिटी ऑफ द एरिया। उसके बाद जो 20% एरिया है वो कैनाल्स का है। फिर जो 4% है वो पॉन्ड्स और छोटे छोटे टैंक्स का। ठीक है, अगर हम रीजन वाइज बात करें, कि अगर हम इसको पूरे रीजन में बांटे, एरिया में बांटे, तो क्या देखने को मिलता है? जो कैनाल्स हैं वो सबसे ज्यादा वेस्टर्न यूपी में है। जो ट्यूबवेल्स हैं वो भी ज्यादातर वेस्टर्न यूपी में देखने को मिलते हैं। और ट्यूबवेल में अगर हम इरिगेशन की बात करें, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, ये ज्यादातर वेस्टर्न यूपी और जो बुंदेलखंड का कुछ एरिया वो कहीं कहीं पे मिलता है, स्पोरेडिक है, कि
फैला हुआ है, बटा हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली आपको एक फ्लो चार्ट दी है जो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करेगा। कैसे, लेट्स सी। अगर हम हमारे उत्तर प्रदेश में मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो कौन से प्रोजेक्ट हैं? सबसे पहले शारदा सहायक प्रोजेक्ट, ये ऑलमोस्ट 14,000 किलोमीटर का कैनाल है जो कि 17 जिलों में फैला हुआ है। उसके बाद सरयू कैनाल प्रोजेक्ट, ये ईस्टर्न यूपी का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल क्रॉप्स यहाँ पे इससे बेनिफिट हो रही है। उसके बाद केन बेटवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऑल ओवर इंडिया पे भी बहुत ज्यादा अभी प्रोमिनेंट चल रहा है, तो इसको याद करना है। केन बेटवा ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, केन नदी को बेतवा नदी से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, किसके लिए? वाटर मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद बेतवा कैनाल बुंदेलखंड और यहाँ पे इस एरिया को कनेक्ट करता है, इसको हेल्प प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे ज्यादातर जो मिलेट्स हैं, जवार रागी ऐसी चीजें उगाई जाती हैं। उसके बाद अपर कैनाल, अपर गंगा कैनाल प्रोजेक्ट, यहाँ पे शुगर केन और जो वीट की प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के चलते सही लेवल पे जो इरिगेशन मिलनी चाहिए थी वो मिल रही है। ठीक है, हमारे पास कौन से मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं? शारदा सहायक प्रोजेक्ट, सरयू कैनाल प्रोजेक्ट, केन बेतवा प्रोजेक्ट, बेतवा कैनाल प्रोजेक्ट, अपर गंगा कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये चीज आपको याद करनी है। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश हमारी जो स्टेट है उसमें ऐसे कौन से कॉम्प्रिहेंसिव इरिगेशन इरिगेटर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो कि इरिगेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हर खेत को पानी, अटल भूजल योजना, उसके बाद हमारा पीएम कुसुम, फिर हमारा केन बेतवा इंटरलिंकिंग, और फिर जो हमारा यूपी का माइक्रो इरिगेशन स्कीम है, और फिर जो ओवरऑल बुंदेलखंड का जो 2023 का एक्शन प्लान हमने डिसाइड करा था वो यहाँ पे एक्शन में है। ठीक है, हमारे मेंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमको पता होना चाहिए कि जो हमारी उत्तर प्रदेश एज अ स्टेट है, इसमें जो हमारी इरिगेशन है इसमें इसकी क्या खासियत है, मतलब क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। सिग्निफिकेंस ऑफ इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश, सबसे पहले एग्रीकल्चर की बैकबोन माना जाता है। जो स्टेट की जीडीपी का जो 23% हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है, और उसमें इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जो किसान संपादन योजना प्रधानमंत्री जी की स्कीम है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। फिर जो राबी क्रॉप्स है जैसे कि वीट हुआ, मस्टर्ड हुआ, और ये वेस्टर्न यूपी में बहुत क्रिटिकल क्रॉप्स हैं, अगर इरिगेशन नहीं हो पाएगी तो एक फसलें खराब हो जाएगी। उसके बाद फूड सिक्योरिटी, कि खाना सबको पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा, कि कोई भूखा तो नहीं मर रहा। तो जो हमारी उत्तर प्रदेश है, इट्स अ टॉप वीट प्रोड्यूसर इन इंडिया। ये इंडिया की ऑलमोस्ट 16% टोटल पॉपुलेशन को फीड करता है। मतलब जो इंडिया की 16% पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश के ऊपर रिलाई करती है अपनी वीट को उगाने के लिए, वीट को कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद रूरल लाइवलीहुड, गांव दराज के इलाकों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इरिगेशन। जो 60% वर्कफोर्स हमारे जो गांव के इलाकों से आती है, और फार्म बेस्ड इनकम का जो इनिशिएटिव है वो यहाँ पे बूस्ट होने को देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद सपोर्ट टू अलाइड सेक्टर्स, एग्रीकल्चर के साथ जुड़े जुड़े और बहुत सेक्टर हैं जैसे डेयरी फार्मिंग, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, ये सारे अलाइड सेक्टर्स में काउंट होते हैं। कि ये मेन एग्रीकल्चर है, ये इसकी कुछ सब पार्ट है, ये इसका कुछ सब पार्ट है, इसका कुछ सब पार्ट है, जिसमें डेयरी, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर ऐसी चीजें आती हैं। तो जब एग्रीकल्चर में इरिगेशन सही होगा तो जो डेयरी है, जो डेयरी फार्मिंग है, जो फिशरीज है, जो हॉर्टिकल्चर है, उसमें भी गेन्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद वाटर सप्लाई एश्योर्ड रहती है, जिसके चलते कभी भी पानी में कमी नहीं आएगी और फसल खराब नहीं होगी। उसके बाद मैकेनाइजेशन, कि हमने यहाँ पे मशीनरी को कैसे इंक्लूड करा है हमारा जो इरिगेशन की फैसिलिटीज है। ट्रैक्टर का यूज, स्प्रिंकलर मेथड, ड्रिप इरिगेशन मेथड, इसको धीरे धीरे अडॉप्ट करके पानी भी बचाया जा रहा है, और जहां जहां पे पानी सही टाइम पे सही प्लेस पे पहुंचना चाहिए वो इन मेथड के चलते मैकेनाइजेशन की वजह से हम उसको पहुंचा पा रहे हैं। उसके बाद ग्राउंड वाटर रिचार्ज वाया कैनाल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि सरयू कैनाल, शारदा कैनाल। बेसिकली हो क्या रहा है, मैंने आपको बताया कि जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है वो 800 मिलीमीटर नीचे जा चुका है। इसका मतलब वो पानी जो ऊपर मिलता था वो उतना जाके नीचे मिलेगा। जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है कैनाल्स के थ्रू हम कैसे कर रहे हैं, हम इरिगेशन के साथ पानी तो बाहर लेके आ रहे हैं, बट ये जो कुछ कैनाल्स हैं, सरयू कैनाल, शारदा कैनाल्स, हम धीरे धीरे उस पानी को रिप्लेनिश भी कर रहे हैं, तो ताकि जो हमारा नुकसान हो रहा है, अगर बाई चांस ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने से जो नुकसान होगा उसको कंपनसेट करा जा सके। ठीक है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, कैनाल्स, पंप हाउसेस, सोलर इरिगेशन पंप्स, ये बेसिकली सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। इनको बिल्ड करने के लिए भी प्रॉपर इनोवेशन लगती है, प्रॉपर मशीनरी लगती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब इरिगेशन में हम पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, तो कैनाल्स बनाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि एक मिस्त्री को बुलाया और कैनाल बिल्ड करवा दिया। ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्ट होती है, ये सारी मशीनरी है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद पीपीपी मॉडल, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और क्रॉप इंश्योरेंस का अगर हम यहाँ पे तरीका देखें, इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्राइवेट माइक्रो इरिगेशन, मतलब प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन बढ़ाई गई है। प्राइवेट सेक्टर के पास फायदा ये है
कि उनके पास पैसा ज्यादा है, उनके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है यहाँ पे लगाने के लिए। अगर वो यहाँ पे पैसा लेके आएंगे तो ओवरऑल डेवलपमेंट देखी जा सकती है। उसके बाद हाई यील्ड या कोस्ट यील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेसिकली अगर हमने इरिगेशन को यूज करा है सही तरीके के साथ, अगर कोई फसल पहले 100% अपनी आउटपुट दे रही थी, अगर इरिगेशन यूज करी है तो वो ऑलमोस्ट 25%, जैसे कि पैडी में देखने को मिलता है। जो पैडी की फसल है, जो राइस जिसको बोलते हैं, उसमें 25% इंक्रीज देखने को मिलता है। और शुगर की 30% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है अगर हम इरिगेशन को सही तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, जो ओवरऑल जो इसकी यील्ड है वो इंक्रीज होती है, जो इसकी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी, और जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होगा। उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ, स्मॉल फार्मर बेनिफिट, मतलब यहाँ पे जो इरिगेशन का जो मेथड्स है, मैंने आपको बताया कि 60% वर्कफोर्स रूरल वर्कफोर्स है इसमें। ठीक है, तो जो बड़े किसान है सिर्फ उसका ही फायदा नहीं, बट जो स्मॉल फार्मर्स है उनको भी यहाँ पे बेनिफिट होता है, इसलिए इसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ में काउंट करेंगे। पीएम कुसुम योजना है, हर घर खेत पानी योजना है। ठीक है, उसके बाद लो कॉस्ट स्कीम चलाई जा रही है, ताकि सब्सिडाइज रेट्स पे अगर कोई मशीनरी अडॉप्ट करना चाह रहा है तो वो खरीद सके, उसको पैसा एज अ बैरियर नहीं फील होना चाहिए। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरलिंकिंग पॉइंट है बट पता होना चाहिए, रिड्यूस माइग्रेशन। जो लोग बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं क्योंकि वहां पे डिमांड नहीं है, फसल नहीं हो पा रही है, इरिगेशन नहीं हो पा रही है, उसको रोका जा सकता है। ठीक है, जिसके चलते जो सीजनल माइग्रेशन है वो कम हो जाएगी। और जो एक स्पेशल इफेक्ट है बुंदेलखंड इफेक्ट, मतलब जो बुंदेलखंड ईस्टर्न यूपी का पार्ट है उसमें ये देखने को मिलता है कि वहां पे ज्यादा फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइडेड है। ठीक है, एज एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, लोग वहां से माइग्रेट करते हैं वेस्टर्न यूपी में क्योंकि उनको फैसिलिटीज वहां पे मिलती है। बट अगर इरिगेशन को सही तरीके से यूज करा जाएगा तो इस माइग्रेशन को, इस सीजनल माइग्रेशन को और जो बुंदेलखंड का इंपैक्ट है उसको रोका जा सकता है। ठीक है, ये थी बात हमने सिग्निफिकेंस की। अगर हम बात करें हमारे चैलेंजेस क्या है इरिगेशन की एस्पेक्ट में, इरिगेशन के सेक्टर में उत्तर प्रदेश को कौन से चैलेंजेस और इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो ग्राउंड वाटर डिपेंडेंस, जो हमारा इरिगेशन है वो उसका 66% जो हमारी जो डिपेंडेंस है वो ट्यूबवेल से आती है, मतलब जो पानी है वो जमीन से खींचते हैं। कितना? 66%। एक पॉइंट पे जाके जब ग्राउंड वाटर हाई लेवल पे एक्सट्रैक्ट होगा तो जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो नीचे चला जाएगा, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो रिप्लेनिश नहीं हो पाएंगे। ये मैंने आपको बताया, ये सारे इंटरलिंक्ड है। डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर लेवल, हर साल वेस्टर्न यूपी में 0.5 से 1 मीटर जो पानी है, जो ग्राउंड वाटर है वो नीचे जा रहा है। मतलब ये 2025 में अगर ये 100 पे था, अब 2026 में ये 99 पे आ जाएगा, 2027 में 98 पे आ जाएगा। और ऐसे ही करते अगर हमने इसको बहुत ज्यादा लेवल पे एक्सेप्ट करने की कोशिश करी, आने वाले 30-40 साल में ग्राउंड वाटर बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। उसके बाद इनएफिशिएंट कैनल माइग्रेशन, हमने कैनल्स जो प्रोजेक्ट है, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो बिल्ड कर लिया, बट वो इतने एफिशिएंट प्रूव नहीं हो पा रहे हैं। कैसे? कि उसमें से जो 23% एरिया है सिर्फ वही कैनल माइग्रेशन के थ्रू आ रहा है, उसमें भी 40% लॉस फेस करने को मिल रहा है। जहां पे प्रॉफिट होना चाहिए था वहां पे लॉस हो रहा है, जो कि प्रॉब्लमेटिक है। उसके बाद रीजनल डिस्पैरिटी, कि वेस्टर्न यूपी में अलग प्रभाव है, ईस्टर्न यूपी में अलग प्रभाव है। कैसे? जो वेस्टर्न यूपी में 85% इरिगेटेड फसल है, बुंदेलखंड में सिर्फ 40% है। इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि जो बुंदेलखंड इफेक्ट है, इधर की जो ईस्टर्न यूपी का एरिया है वो इतना ज्यादा रिच नहीं है। उसके बाद लो माइक्रो इरिगेशन में क्या क्या आएगा? ड्रिप ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर। ड्रिप का मतलब ये होता है कि यहाँ पे पाइप्स लगा दिए थ्रू आउट द फील्ड, यहाँ पे छोटे छोटे उनमें सुराग है, और जब जब फसल को पानी चाहिए सही से एक रेपिटेटिव टाइम पे वो पानी सिर्फ उसी फसल को जाएगा, वो पानी वेस्ट नहीं होता। ठीक है, स्प्रिंकलर में क्या होता है? ये बड़ी बड़ी पाइप्स लगा दी हैं और पानी ऐसे ऐसे फैलता रहता है पूरी फसल के ऊपर। ठीक है, तो ये जो माइक्रो इरिगेशन की टेक्निक्स है वो बहुत ज्यादा कम है, सिर्फ 3 या 5% एरिया के आसपास ड्रिप या स्प्रिंकलर मेथड को अडॉप्ट करा जा रहा है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लाइमेट वनरेबिलिटी, कि जो हमारे आसपास का जो वातावरण है, क्लाइमेट चेंज है, वेदर चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, आप इसको साइडलाइन नहीं कर सकते। उसके बाद एनर्जी डिपेंडेंसी ऑन ट्यूबवेल्स, हमारी जो ट्यूबवेल्स के ऊपर ज्यादा हम रिलाय कर रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, ये हमने बात करी कि हमारे उत्तर प्रदेश में इरिगेशन की क्या सिग्निफिकेंस है, कौन से चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ रहे हैं। बट हमारे पास कोई भी आंसर तब तक इनकम्प्लीट है जब तक हमारे पास उसका सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। कोई भी एग्जामिनर आपसे प्रॉब्लम पूछने के लिए आपसे आंसर नहीं लिखवाएगा, आपके पास उसका सोल्यूशन रेडी होना चाहिए। हमारे पास, हमने सिग्निफिकेंस देख ली, हमने चैलेंजेस देख लिए, हमको अब सिक्के के दोनों पहलू के बारे में पता है। तो इसका जो इलाज है, इसका सोल्यूशन है वो क्या हो सकता है? सबसे पहले तो कैनाल मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए, कि जो कैनाल पुराने हो चुके हैं, जो सिल्टिंग यहाँ पे डीसिल्टिंग करने की जरूरत है। उसके बाद जो माइक्रो इरिगेशन है, ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, उसको और एक्सपेंड करा जाए। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, किसान ड्रोन इरिगेशन, ताकि सही तरीके से
जो इरिगेशन है वो ड्रोन की हेल्प के थ्रू, टेक्नोलॉजी की हेल्प के थ्रू यूज करा जा सके। प्रॉपर मैपिंग करनी जरूरी है कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पे अवेलेबल है और कौन सा रिसोर्स डेफिसिट एरिया में यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो पौंड है, जो तालाब है, उसको टाइम टू टाइम रिचार्ज, मतलब उसमें पानी भरना चाहिए। उसके बाद जो सोलर पंप जो कि पीएम कुसुम स्कीम में आते हैं, उसको प्रमोट करना चाहिए। ग्राउंड वाटर जोनिंग एंड रेगुलेशन, कि ग्राउंड वाटर के ऊपर प्रॉपर रेगुलेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अनलिमिटेड अमाउंट में ट्यूबवेल्स के थ्रू ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हो और आपसे कोई पूछने वाला भी नहीं है। ठीक है। जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज का मेथड था उसका रिवाइवल जरूरी है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड हम इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ग्राउंड वाटर बचाया जा सकता है और इरिगेशन की जो प्रॉब्लम है उसको भी सोल्व करा जा सकता है। उसके बाद कम्युनिटी बेस्ड वाटर मैनेजमेंट, जो मतलब जो समाज है, जो कम्युनिटी है, उसको साथ में मिलकर अपने वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप माइनर इरिगेशन, मैंने बताया अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा, पैसा लेके आएगा, अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आएगा और चीजों को बचाया जा सकता है। उसके बाद रियल टाइम इरिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, कि 24/7 एक्चुअल बेसिस पे मॉनिटर करा जाना चाहिए कि जो इरिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है वो क्या वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फार्मर्स को ट्रेनिंग देनी जरूरी है कि पानी को कब और कैसे इस्तेमाल करना है। बुंदेलखंड का जो ड्रॉट प्रूफिंग स्कीम है उसको लागू करने का टाइम आ गया है। बुंदेलखंड का 40% जो हिस्सा है वो इरिगेटेड है और सीजनल माइग्रेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। बुंदेलखंड के लोग वेस्टर्न यूपी में जाते हैं क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। अगर हम बुंदेलखंड की जो ड्रॉट प्रूफिंग स्कीम है उसको लागू करेंगे तो ये सीजनल माइग्रेशन भी कम हो जाएगी। उसके बाद इंटरलिंकिंग कैनाल्स, जैसे सरयू कैनाल है और जो शारदा कैनाल है, इनमें बहुत ह्यूज पोटेंशियल है। ठीक है, बट इंडिपेंडेंटली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लॉस में चल रहे हैं। बट इवेंचुअली अगर सरयू कैनाल को शारदा कैनाल से जोड़ दिया जाएगा तो जो आउटपुट हमको डिजायर था वो यहाँ पे अचीव करा जा सकता है। उसके बाद डिजिटाइज इरिगेशन एसेट रजिस्ट्री, मतलब डिजिटलाइजेशन के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। जो रिकॉर्ड्स हैं, जो पेपर रिकॉर्ड्स हैं, जो फिजिकल रिकॉर्ड्स हैं, वो इतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। हर चीज अगर डिजिटाइज हो जाएगी तो हमको पता है कौन सा पानी, कौन सा एसिड कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करा जा रहा है। ठीक है, ये हमने बात करी सॉल्यूशंस। अगर हम इस पूरे टॉपिक की निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन की बात करें, आपको अपना आंसर कैसे कंक्लूड करना है अगर आपके पास इरिगेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। स्ट्रेंथनिंग सस्टेनेबल इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश इज वाइटल फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम। ये कीवर्ड्स हैं, आपको बता रहा हूं, रुको मैं। डबलिंग फार्मर्स इनकम, कंजर्विंग वाटर एंड क्लाइमेट प्रूफिंग एग्रीकल्चर। इस लाइन को आप सेम टू सेम रट के आप चेप के आ जाओगे ना, मतलब कोई मतलब ऐसा इंसान नहीं है आपके मार्क्स कट कर दे कंक्लूजन में। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि हमको जरूरत है उत्तर प्रदेश में एक ऐसा इरिगेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की जो कि सस्टेनेबल हो। मतलब सिर्फ आने वाले 2-3 साल का सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमको लॉन्ग टर्म के लिए सोल्यूशन चाहिए जो लंबे टाइम तक चले। और ये क्यों जरूरी है? जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट था कि जो हमारी फार्मर्स की इनकम है उसको हम डबल करेंगे, उस टारगेट के लिए जरूरी है। पानी बचाने के लिए जरूरी है और हमारे एग्रीकल्चर को क्लाइमेट से बचाने के लिए जरूरी है। एग्रीकल्चर के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट कम से कम हो, इस वजह से सस्टेनेबल इरिगेशन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश। कहाँ से पानी मिलता है, क्या सोर्स है, रीजन कैसे बांटा हुआ है, स्कीम्स कौन सी है, सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, सोल्यूशंस क्या है और लास्ट में कंक्लूजन क्या होना चाहिए। ऑल राइट, दिस वॉज ऑल अबाउट इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। थैंक यू सो मच।